चलो भाई, लेट्स गो ब्रो। शुरुआत करते हैं वेस्ट इंडीज से भाई, जिसके पास 5 मेजर आईसीसी ट्रॉफीज हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, 75, 79, 2004 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी, 2 T20 टाइटल्स 2012 एंड 2016 के अंदर, है ना भाई। और 2016 तो हम कभी नहीं भूल सकते, है ना। वही मैच है जिसमें लैंडी सिमंस ने सेमीफाइनल में 192 चेस कर दिया था, याद होगा आपको इसने कुछ 80s में रन्स किए थे, है ना। और विराट ने इस मैच के अंदर 89 मारा था और एक विकेट भी लिया था। नेहरा जी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, बहुत प्यारी बॉलिंग करी थी आशीष नेहरा ने, लेकिन ऑब्वियसली बाकी सब बॉलर्स बहुत ज्यादा पिटे थे। मेरे ख्याल से बुमराह ने कुछ 4 ओवर के अंदर 42 रन खाए थे, और उस टाइम बुमराह नया नया भी आया था। हार्दिक पांड्या भी था उस टीम का हिस्सा, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए थे सेमीफाइनल। हालांकि हमने 192 बोर्ड पे लगा दिया था 2 विकेट पे, लेकिन चेज हो जाता 19.4 ओवर्स के अंदर भाई। ओके भाई, अब हम उसी स्क्वाड को एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं भाई, जिसने हमारा 2016 का T20 सपना तोड़ा था। अब भाई ये तो सच है कहीं ना कहीं। एक टाइम था जब कैरेबियन पावर, है ना, जब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की पावर से दुनिया डरती थी। एक टाइम था, एक से एक मॉन्स्टर हिटर था इनके पास, है ना। इनके लिए 6 मारना इज लाइक अ रूटीन, है ना। भैंस की आंख छक्के छक्के पेलते थे, है ना। लेकिन पिछले कुछ सालों से, है ना, ये टीम बिल्कुल भी स्केरी नहीं है। जो टीम बहुत ज्यादा डराती थी एक टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट को, है ना, दबदबा था जिस टीम का T20 फॉर्मेट के अंदर, वो टीम से आज के टाइम में कोई ज्यादा डरता नहीं है। रिसेंटली अफगानिस्तान ने, दुबई के अंदर मैचेस चल रहे थे, अफगानिस्तान ने 2-1 से हराया वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज, अभी जो बीच में अभी खत्म हुई है इनकी, है ना, अभी जस्ट रिसेंटली, है ना। हाँ, वो मैचेस दुबई में थे, जहां पे अफगानिस्तान को वो कंडीशंस बहुत ज्यादा सूट भी करती है। अफगानिस्तान वहां बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। और दूसरी चीज ये भी थी कि वेस्ट इंडीज उस टाइम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं खेल रही थी भाई। तो चलो भाई, बिना डिले करते अब स्टार्ट करते हैं वेस्ट इंडीज के स्क्वाड का पूरा कुंडली निकालते हैं भाई। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इनके पास 5 बैटर रहते हैं: शिमरन हेटमायर, ब्रेंडन किंग, रोमन पॉवल, शेरफाने रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन। वेस्ट इंडीज विकेट कीपर बैटर की बात करूं तो भाई शाई होप, जॉनसन चार्ल्स। 3 ऑलराउंडर है इनके पास, जो दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं और एक इनके पास ऑफ ब्रेक है ना, रोस्टन चेज जो ऑफ ब्रेक करता है। जेसन होल्डर आता है आपके पास, रोमारियो शेफर्ड आता है आपके पास, अकील हुसैन रहता है आपके पास। अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो ये बंदा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और गुदाकेश मोती है, ये भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। शेमार जोसेफ है आपके पास, एक्सप्रेस पेसर। इसने अपना दबदबा तो बनाया है भाई गाबा के अंदर, मैच जिता के ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि वो फॉर्मेट अलग था, बट स्टिल तब से इसका नाम बहुत ज्यादा उछल रहा है, और कंट्रोवर्शियल भी है इसका नाम थोड़ा सा, अगर आपने इसके बारे में डिटेल में जानते हो तो भाई। ओके, इसके ऊपर कुछ केसेस वगैरह भी चल रहे थे, जैसे हमारे यश दयाल पे केसेस चल रहे थे, है ना। मैथ्यू फोर्डे, हालांकि यश दयाल अब इनोसेंट प्रूव हो चुका है भाई, ठीक है। स्टिल मेरे ख्याल से पूरी तरीके से नहीं, केस अभी शायद चल रहा है। मैथ्यू फोर्डे, ये इनका एक मीडियम पेसर है, ठीक है। ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा इसको जैसे जैसे हम स्ट्रीम आगे बढ़ेंगे। जो भी आपको नए नाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उन सबको मैं अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपसे, ठीक है भाई। जेडन सील्स, ये फास्ट मीडियम है भाई। अब हम स्टार्टिंग से अगर जाते हैं, सिर्फ टॉप से शुरू करते हैं, तो है शिमरन हेटमायर। ये डेंजरस है, हम सब जानते हैं इसको, सब जानते हैं, नो डाउट ये डेंजरस है। अफगानिस्तान के खिलाफ इसने कुछ 20 की एवरेज से 206 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए थे। एवरेज 20 की थी। एक मैच में 17 बॉल पे 46 भी किया था, उन कंडीशंस पे जो कंडीशंस वेस्ट इंडीज को सूट नहीं करती है भाई। ओके, बाकी हाँ, जब चला तो भाई ये मैच पलट देता है, लेकिन स्टिल कंसिस्टेंसी भाई लगती है कि यार ये बंदा कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा टाइम लेता है, बट स्टिल उतना कंसिस्टेंट दिखाई नहीं दिया। बट स्टिल अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर है भाई ये बंदा, है ना, और इंडियन पिचेस का एक्सपीरियंस है, पर लास्ट आईपीएल में फेल था। ओके भाई, नेक्स्ट नेम आता है ब्रेंडन किंग भाई। समझदार प्लेयर है ना, समझदार लड़का है, बढ़िया है। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ भी ठीक ठाक फॉर्म था। 33 की एवरेज से कुछ इसने एक 50 भी मारा था, 47 रन भी आए थे। लेकिन भाई एक ना कंसर्न है इसके बारे में, वो है इसका स्ट्राइक रेट। इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 133 का है, ठीक है भाई। और अगर मैं ये अफगानिस्तान वाली सीरीज की बात करूं तो इसके अंदर 126 का स्ट्राइक रेट था, जो मेरे ख्याल से ओपनर्स पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, है ना। ये चीज स्पेशली
एक कैरेबियन ओपनर से तो बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, एक वेस्ट इंडीज के ओपनर से ये चीज तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि 126 का स्ट्राइक रेट होगा भाई, है ना, एक सीरीज के अंदर, 3 मैच की सीरीज के अंदर, है ना भाई। इंडियन पिचेस की बात करें तो उतना ज्यादा खेला नहीं है ना। यार मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा इंडियन पिचेस के बारे में, डर के खेलोगे ना तो सुसाइड है भाई। इंडियन पिचेस सुसाइड है आपके लिए, अगर आप डर के खेल रहे हो, आप खुद ही अपने आप को मार रहे हो। लेकिन अगर यहां पर आपने फियरलेस माइंडसेट रखा ना, तो आप अच्छा खासा रन स्कोर कर सकते हो। तो इंडियन पिचेस पे थोड़ा फियरलेस माइंडसेट रखो। रन्स मिलते हैं हमारे यहां पर, फुल रन्स मिलते हैं हमारे यहां पे, लेकिन जो टीम ना डर कर खेलेगी ना, वो सुसाइड कर रही है हमारी पिचेस के ऊपर। अगला है भाई इनका रोमन पॉवल। इस बंदे ने 100+ T20I मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज के लिए, एक बड़ा एक्सपीरियंस है ना। लेकिन इसका इशू है कंसिस्टेंसी, इशू ने ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। पावर है इस बंदे के पास, बहुत तगड़ी पावर है। अगर हम बात करते हैं इसकी IL20, जो इसने इसकी रीसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें, IL20 में अच्छा खेला था, 38 की एवरेज थी इसकी, और स्ट्राइक रेट 150+ था, 270 रन कुछ किए थे इस बंदे ने, और एक मैच में इसने 96 भी किया था, है ना। लेकिन स्टिल ब्रो यार ये एक बहुत बड़ी इशू है इसकी कंसिस्टेंसी। पावर है, कंसिस्टेंट नहीं है, और ये कंसिस्टेंसी ना बहुत सारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों में प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज, जब ये स्क्वाड में एनालिसिस पूरा, मैं आपको नाम, जिस सारे नामों के बारे में जब मैं बोल लूंगा, तब ना एक चीज बताऊंगा और आप भी बोलोगे यार ये वेस्ट इंडीज क्यों, ऐसा क्या हो गया वेस्ट इंडीज को, है ना यार। चलो मैं अभी बताता हूं। वेस्ट इंडीज के पूरे स्क्वाड के अंदर एक भी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 145+ नहीं है, 145 क्या 144+ नहीं है भाई, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मतलब पैदा करता है कि यार एक टीम के पास इतने बड़े पावर हिटर्स हैं, जिन्होंने क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी को प्रोड्यूस करा है ना भाई, यूनिवर्सल बोस को प्रोड्यूस किया है, वो टीम के किसी भी खिलाड़ी, यार सारी बात छोड़ो, सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140+ है, सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर, सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140+ है। और यार यू नो डैड ब्रो, ये कैरेबियन पावर नेक्स्ट लेवल है। इनके छक्के थप्पड़ दिखते हैं जब ये मारते हैं, तो बहुत इनके फ्लैट छक्के भी, ओ माय गॉड, है क्रेजी, है ना। बट स्टिल ब्रो, है ना, और लंबे छक्के तो नेक्स्ट लेवल। पर इनके ऊपर 140+ स्ट्राइक रेट पूरी टीम के अंदर सिर्फ 2 बंदों का, ये मेरे को उतना ज्यादा पच सी नहीं रही है बात, है ना यार। बाकी हाँ, अगर 2 मैच के अंदर ये क्लिक कर गया रोमन पावल, तो टीम को ऊपर लेकर जा सकता है भाई। अगला इनका एक्स फैक्टर भाई, ये बंदे का नाम बहुत उछल रहा है भाई, एक्स फैक्टर है ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का, शेरफन रदरफोर्ड, है ना। ये मैच विनर हो सकता है ना। आप इसकी लीग्स के एक्सपीरियंस देखो, PSL IPL ठीक ठाक गया है ना, बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं थी। PSL तो बहुत बढ़िया गया था, IPL भी ठीक ठाक गया इसका, है ना। और बाकी जो इसने SA20 के अंदर कहर मचा रखा है, वो भी नेक्स्ट लेवल, मतलब लीग्स के अंदर तो ये बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर हम इसकी रीसेंट फॉर्म की बात करें तो 66 का एवरेज है इसका SA20 के अंदर, 66 का एवरेज, जो अभी चल रही थी ना SA20, जिसके अंदर अभी अब सनराइजर्स जीती है, 66 का एवरेज 165 के स्ट्राइक रेट से, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर कंसिस्टेंसी के साथ रन्स आ रहे हैं, है ना। और ऊपर से एक चीज और है, आप इसको एज अ पार्ट टाइम बॉलर भी यूज कर सकते हो। SA20 में इसने 2 मैचेस के अंदर बॉलिंग करी है और 1 मैच के अंदर 4 विकेट भी लिए हैं, है ना, ये शेफरन रदरफोर्ड। ये मेरे ख्याल से एक एक्सपेक्टर रह सकता है। और लेकिन एक चीज है जो कंसर्न की बात है, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना इसने प्रूव किया नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 137 का स्ट्राइक रेट है, विच इज ठीक ठाक, बट आपका एवरेज 18 का हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, है ना। लेकिन पोटेंशियल बहुत है लड़के के पास। ये मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज की टीम का एक्सपेक्टर होगा। अब मैं एक नए नाम से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, वो है क्विंटन सैम्पसन। जैसे हमारे पास एक संजू सैमसन है, इनके पास है क्विंटन सैम्पसन। T20I तो देखो सिर्फ 3 मैचेस खेला है और तीनों मैचेस में फेल हुआ है, कुछ भी खास किया नहीं। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, है ना, T20I की बात करें तो 3 मैचेस है। लेकिन अगर हम बात करें T20 की, मतलब कि अगर हम सिर्फ T20 डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, तो CPL के अंदर इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, जिसकी वजह से टीम में सिलेक्ट हुआ है। जो कैरेबियन प्रीमियम लीग होती है उसके अंदर इसका 150+ का स्ट्राइक रेट था और एवरेज भी 34 का था भाई। ये खेलता है गुयाना अमेजन वॉरियर से। हाँ भाई, राइट हैंडर है।
रॉ पावर है ये। ओके, अब हम बात करते हैं भाई विकेट कीपर बैटर जो है इनके पास शाई होप रहता है। ये वेस्ट इंडीज की जान है, बिल्कुल जान है ना। ओडीआई में ये वेस्ट इंडीज का किंग है ब्रो, है ना। वेस्ट इंडीज इसको किंग का दर्जा देती है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, लेकिन टी20 में अभी भी स्ट्रगल जारी है। SA20 के अंदर एक मैच के अंदर 118 रन की पारी खेली थी, शतक मार दिया था अभी अगर मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं, लेकिन दोबारा एकदम से काया पलट जाती है। 118 मारा आपने SA20 के अंदर, लेकिन आपने 12 मैच के अंदर कुल 276 रन किए। दैट मींस प्रॉब्लम क्या है? T20I कंसिस्टेंसी नहीं है भाई बंदे के पास, शाई होप। जबकि लगता बढ़िया है, ये इस पे सबसे ज्यादा भरोसा है वेस्ट इंडीज को यार, ये वेस्ट इंडीज की जान है। बट अगेन ब्रो, 118 आप एक मैच के अंदर कर रहे हो, बाकी 11 मैचेस के अंदर आप टोटल बना रहे हो अराउंड 118 माइनस 276 करना भाई, कितना हो गया? यार मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, बट स्टिल अराउंड हो गया आपका 268 नहीं 258 158 रन कर रहे हो आप बाकी 11 मैचेस के अंदर, और एक मैच में 118। तो दैट मींस कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। अगला नाम है जॉनस चार्ल्स। भाई देखने में ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड कौन मुस्टंडा आ गया है ना, पावर है ना, बवंडर आ गया, बवंडर है ना, ऐसा फुल पावर। जिस दिन चलेगा शायद कबर भी खोद देगा, है ना, बढ़िया है। लेकिन भाई कब चलेगा? क्वेश्चन मार्क ये है, कब चलेगा? अबे चलेगा कब? व्हेन ब्रो, व्हेन। इसको देखकर, इसकी ये जो हट्टा कट्टा देख के, हाइट बढ़िया है इसकी, है ना, पूरा हट्टा कट्टा सा है ये, क्या नाम है, चार्ल्स। लेकिन कैन यू इमेजिन इसका T20 के अंदर स्ट्राइक रेट 130 के अंदर है, 130 के अंदर है, अराउंड 129। बाबर आजम फॉलो कर रहा है ये, 128 स्ट्राइक रेट उसका है। लेकिन ब्रो चलो बाबर आजम तो सूखी हड्डी है, लेकिन ये बंदा इतना पावरफुल है यार, लगता है कि मारेगा पेलेगा, बट स्टिल अगेन स्ट्राइक रेट 130 के अंडर है। ये मैं देख के हैरान हो गया था भाई। अब आते हैं इनके ऑलराउंडर्स के ऊपर भाई। ये है रोस्टन चेस, एक्सपीरियंस्ड ऑफ ब्रेक है ना, बहुत सही भाई। T20 में रन्स आए हैं, ठीक है, तो मतलब रन्स तो आए नहीं, रन्स भी नहीं आए हैं, विकेटें भी उतनी आई नहीं है अगर रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो। इंटरनेशनल T20 स्ट्राइक रेट 121 का है, ओके। और अगर इसने SA20 के अंदर भी जो गेम खेली है, कुछ कुल इसने 6-7 मैचेस खेले थे, उसके अंदर इस बंदे ने एक भी मैच के अंदर एक से ज्यादा विकेट नहीं लिया, ओके। कुछ 6-7 मैचेस के अंदर 4 विकेटें लिए थे, और बाकी 24 रन इसका हाईएस्ट था, 24 रन से ऊपर रन्स नहीं करे, और एक विकेट से ज्यादा विकेट नहीं लिया रोस्टन चेस। बट यस, एक चीज है कि ये कहीं ना कहीं आपका स्कोरबोर्ड रोकता है ना, ये चीज है इसके अंदर। अब है भाई एक्सपीरियंस होल्डर, जेसन होल्डर ब्रो, है ना, एक्सपीरियंस का भंडार है, नो डाउट। हर एक फॉर्मेट खेला है वेस्ट इंडीज के लिए। IL20 अगर हम इसकी रीसेंट फॉर्म की बात करें, SA20 नहीं खेला था, ILT20 खेला है, उसके अंदर बॉलिंग अच्छी की थी, बाकी बैटिंग भी कर लेता है, सब जानते हैं इसको, तो क्या ही बोलना भाई इसके बारे में, बढ़िया है, बस ठीक है। लेकिन स्टिल मेरे को ज्यादा भरोसा आता है रोमारियो शेफर्ड पे। ये बंदा IL20, इसने भी, इसका भी रीसेंट फॉर्म IL20 में था, ये 7-10 बॉले खेल रहा था, 12 बॉले खेल रहा था, और क्या मार रहा था, तूफान मचा रखा था इस बंदे ने। बहुत कहर हिटर है, लंबे शॉट्स खेलता है, एक नंबर, बॉलिंग से भी आपको करके देगा, है ना। बट अगेन इसका सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है पूरी T20 टीम के अंदर, जो अभी इनका स्क्वाड है, इसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है 144 का। अगर मैं दूसरे नंबर पर किसी का स्ट्राइक रेट बोलूं जिसका सबसे ज्यादा है, वो है 142 का, वो है रोमन पावल का, ओके। बढ़िया है, एक नंबर है। और भाई हमने देखा है इसको यार, इसको देखा है हमने IPL के अंदर भी, इसने एक मैच तो ऐसा खेला था, ओ शिट ब्रो, है ना, लिटरली ब्रो, है ना, जॉ ड्रॉपिंग इज द राइट वर्ड। वो वाली इनिंग्स के लिए जॉ ड्रॉपिंग था। 159 पे पता नहीं कुछ 7-8 पता नहीं ऐसे कुछ आउट हो गए थे, और 212 टारगेट पहुंचा दिया था 18 ओवर के अंदर। 159 था और 212 मार दिया एक टीम ने 20 ओवर के अंदर, और उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान था रोमारियो शेफर्ड का। बढ़िया हिटर है, चलेगा तो भाई कहर मचा देगा। अकील हुसैन इकोनॉमिकल है, आप इसको पावर प्ले में भी यूज कर सकते हो, मिडल ओवर्स में भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ना, रन्स रोकना जानता है। हालांकि अगर हम इसके इंटरनेशनल की बात करें तो विकेटें भी ठीक ठाक है, इसके 100 विकेट होने वाले हैं। 87 मैचेस के अंदर टोटल 83 विकेट्स हैं इसके पास अभी। अच्छा खासा एक्सपीरियंस T20 बॉलर है ये वेस्ट इंडीज का ब्रो। अब अगला नाम है भाई शेमार जोसेफ। इसको तो मैं सिर्फ गाबा हीरो के नाम से जानता हूं भाई। गाबा के अंदर इसने जो ऑस्ट्रेलिया का बैंड बजाया था, इसने अपना नाम इतनी ऊपर
इतनी ऊपर कर लिया ना कि भाई इसको कॉल आने लगी थी आईपीएल से। शमार जोसेफ रॉ पेस है, एग्रेशन है, ये फियर फैक्टर है भाई, थोड़ा सा इससे आप डर सकते हो थोड़ा सा। ओके, अगला है भाई गुदाकेश मोती जो भी हम बोलते हैं इनको, ठीक ठाक है यार, मेरे को कोई वाव फैक्टर नहीं लगता। बस एक ऑप्शन है ना, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ऑप्शन है आपके पास बस। मैथ्यू फोर्डे, इसको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। 16 T20 खेला है ये बंदा, 16 विकेटें इसके पास, इकोनॉमी अंडर 9 रहता है, मीडियम पेस करता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है इसको देखना ना। T20 उतना बुरा रहा नहीं है, 16 मैचेस में 16 विकेट इसने ले रखे हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, शुरुआत इतनी कोई बुरी हुई नहीं है इसके T20 करियर की। अगला है भाई लास्ट नेम जेडन सील, टेस्ट ओडीआई तो रेगुलर खेलता है लेकिन T20 उतना खेला नहीं है, साथ ही T20 खेला, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप इसको टीम में देखते ही देखते हो वेस्ट इंडीज की। 7 मैचेस खेले, 7 विकेटें ली हैं इसने, है ना, फास्ट बॉलर है ना, फास्ट मीडियम पेस करता है, ठीक है भाई। ओके, तो ये था भाई वेस्ट इंडीज का स्क्वाड। दिल से मेरे को ना वेस्ट इंडीज बहुत पसंद है भाई, बहुत ज्यादा पसंद है ना। इनकी लेगेसी बहुत लेजेंडरी है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पापा लोगों के ज़माने में, तो भाई इनकी टीम का अलग ही कहर था जब हमारे पापा लोग जवान थे, है ना। इनकी टीम का एक अलग ही कहर था। मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनता हूँ वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स की, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों की, बहुत ही ज़्यादा। तो वेस्ट इंडीज़ की लेगेसी तो एक नंबर है, उसके बाद भी कुछ बुरा नहीं था, सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद भी इन्होंने बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस करे, है ना। ये अपना क्या नाम है, ये आया अपना ब्रेन लारा आया, चंद्रपॉल आया, सरवन आया, बढ़िया प्लेयर्स थे, एक नंबर प्लेयर्स थे, है ना। उसके बाद की अगर बात करें तो इनकी लेगेसी सौंपी जाती है सुनील नारायणे को, पोलार्ड आया, ब्रावो आया, क्रिस गेल आया, मतलब एक से एक प्लेयर इन लोगों ने प्रोड्यूस करे हैं अपने टाइम पर, एक से एक प्लेयर प्रोड्यूस करे हैं। लेकिन अभी सवाल है, अभी उतनी डरा नहीं रही वेस्ट इंडीज, उतनी नहीं डरा रही, और कहीं ना कहीं ये इशू इनके बोर्ड का भी है और कुछ खिलाड़ियों का भी है ना। लेगेसी को ये लड़के ऊपर लेकर नहीं जा पा रहे हैं। जो लेगेसी वेस्ट इंडीज की टीम की एक वक्त पर होती थी, उस लेगेसी को वेस्ट इंडीज उतनी ऊपर लेकर जा नहीं पाया भाई, है ना। और ये बोर्ड इशू मैं बोलता हूं क्योंकि उतना ज्यादा इनको पैसा नहीं मिलता, और इनके खिलाड़ी तभी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं लीग क्रिकेट खेलने में, है ना। निकोलस पूरन का रिटायर हो जाना सिर्फ 29 साल की उम्र में, अगर यहीं पर ही निकोलस पूरन होता तो ये स्क्वाड में कहीं ना कहीं एक चमक होती, है ना। जो चमक कहीं ना कहीं मिसिंग है वेस्ट इंडीज के स्क्वाड के अंदर। बाकी हाँ, वेस्ट इंडीज जो बेहतर बेस्ट बना सकता था बना दिया। यहां पर एक बॉलर का नाम मुझे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, वो है एल्जारी जोसेफ, यहां पर हो सकता था, बट ठीक है। मैंने उतना ज्यादा उसको रिसेंटली देखा नहीं है, तो किस तरीके का फॉर्म वो कैरी कर रहा था ये वेस्ट इंडीज ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है भाई। अगर मैं बोलूं कि अगर वेस्ट इंडीज को मैचेस जीतने हैं तो ना इनके 2 बैटर्स कंसिस्टेंसी के साथ पूरे वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म करने चाहिए, एटलीस्ट 145-150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, तो वेस्ट इंडीज कुछ कर सकती है अलग, है ना। तो शायद ये टीम कहीं ना कहीं लपेट सकती है, भूत भी बना सकती है। ओके, या फिर वेस्ट इंडीज को हर एक मैच में एक नया हीरो चाहिए, एक नया प्लेयर ऑफ द मैच चाहिए। ओके, बाकी अगर मैं इनको फाइनल रेटिंग दूं तो मैं दूंगा 10 में से 7। इनके पास जो कमी है वो है एक रिस्ट स्पिनर की कमी है, रिस्ट स्पिनर इनके पास एक भी नहीं है। और दूसरी कमी जो मेरे को लगती है कि वो पावर हिटिंग, जो वेस्ट इंडीज से मैं चाहता था, दिखने में सब कुछ पावरफुल है, लेकिन अगर मैं ऑन पेपर देखता हूं तो किसी भी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 144 से ऊपर नहीं है। ये मेरे लिए शॉकिंग है भाई, मेरे लिए शॉकिंग है कि वेस्ट इंडीज का स्क्वाड आता है और एक भी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट मैं मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर 144 प्लस नहीं देखता हूं। तो सिर्फ 2 खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 140 प्लस रहता है। ये थोड़ा सा मेरे लिए मैं पचा नहीं पा रहा हूं इस बात को भाई। ओके, नाम स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस चाहिए। अभी भी फिलहाल अभी जो नाम इनके पास हैं स्क्वाड पे लिखे हुए, नाम स्ट्रांग हैं, दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरे नाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर पूरन जैसा बंदा होता तो शायद मैं इनके स्क्वाड को 8 नंबर दे देता। पूरन जैसा एक भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, है ना। बाकी ठीक है यार, देखते हैं कि पावर कितनी और जिंदा है। आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं कुछ अलग तो दिखाई देती है, ये इनकी लेगेसी बताती है। इवन जब पोलार्ड, ये ब्रावो वगैरह खेल रहे थे,
वर्ल्ड कप से पहले जो मैचेस हो रहे थे, जब इन्होंने 2012 का वर्ल्ड कप जीता था, 2016 का वर्ल्ड कप जीता था, उससे पहले ये लोग बायलैटरल सीरीज उतना ज्यादा कब्जा कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये लोग अलग ही दिखाई दिए थे भाई। 2016 हम में से कोई भी नहीं भूल सकता, लैंडी सैमंस ने हम लोगों के लिए हम लोगों का सपना तोड़ा था भाई, है ना। यो ब्रो, विराट ने 89 किया था, एक विकेट भी लिया था, और लैंडी सैमन ने 192 चेस कर दिया था बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर वेस्टइंडीज को देखना हमेशा इंटरेस्टिंग होगा भाई। तो ये था भाई स्क्वाड वेस्टइंडीज का पूरा पूरा, हमने इसको पूरा डीपली एनालिसिस करा है भाई। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपको जरा भी मेरा स्क्वाड एनालिसिस करना पसंद आया होगा तो प्लीज कर देना भाई, ठीक है। लेट्स गो विद द फ्लो भाई। वेस्टइंडीज का स्क्वाड हम सबने देख लिया, पूरी तरीके से डीपली एनालिसिस भी कर लिया, डीप डाइव लगा ली वेस्टइंडीज के स्क्वाड के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, वो खबर है भाई ये, ठीक है भाई। काफी भाई इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अगर रुको भाई एक सेकंड, अगर ये यहां पर बांग्लादेश ऑन स्टैंड बाय एज पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन रिमेन अनसर्टेन, अगर पाकिस्तान यही बकलोलियां करता रहा, ठीक है, और या फिर पाकिस्तान ने बॉयकॉट करना चाहा वर्ल्ड कप, ओके, हालांकि इनका एक और प्लान है कि इंडिया का मैच बॉयकॉट करेंगे, वो बॉयकॉट नहीं करेंगे, और उसकी मैंने आपको स्टोरी बता दी कि एक इनका एक्स क्रिकेटर कहता है यहाँ पे ब्लैक बैंड बांध के खेल लो, ऐसी ऐसी, मतलब वो एडवाइस दे रहे हैं, है ना। तो भाई यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया का मैच बॉयकॉट करेंगे, या फिर एक चीज और कि वर्ल्ड कप भी बॉयकॉट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने धमकी दी है ना भाई। ओके सीन है। अब इमेजिन अगर एक्चुअली अब तो मैं चाह रहा हूं, अब तो मैं दिल से चाह रहा हूं, पहले भी मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था इनके आने जाने से, बट स्टिल फिर भी अब मैं दिल से चाहता हूं, कर दो बॉयकॉट, कर दो, करो एक बार करो। हालांकि कोई बांग्लादेश से मेरे को कोई हमदर्दी नहीं है, बट स्टिल है ना, ये जो तुम्हारा एकदम से आईसीसी ने दोबारा से क्लाउन फेस बनाया ना, जो दोबारा से तुम्हारा क्लाउन बनाया ना, ये चीज बोलकर, अब आई रियली डोंट नो दीज आर द ह्यूमर्स और नॉट, बिकॉज ये हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है, ये आईसीसी की तरफ से नहीं ये चीजें आई हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है। अब आई डोंट नो, हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे तो चीजें नहीं छाप सकता ना कहीं उसको इंफॉर्मेशन मिली है ना यार, इंफॉर्मेशन मिली है। बाकी हाँ रूमर्स भी, ये रूमर्स भी चल रहे थे बांग्लादेश आ जाएगा, काफी लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन ये सच हो सकता है अब, ये सच हो सकता है अब गाइस, कि वेस्ट इंडीज सॉरी यार, वेस्ट इंडीज छपा हुआ है मुंह पे, एक तो अभी उनका स्क्वाड एनालिसिस किया ना, कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, बांग्लादेश इन हो रहा है, एंड ब्रो ये एक पिक्चर बन रही है, ये एक फिल्म बन रही है पाकिस्तान के साथ, प्रॉपर फिल्म बन जाएगी, और ये बेइज्जती कभी जिंदगी में पाकिस्तान नहीं भूल पाएगा भाई, है ना। इवन आईसीसी अगर ये चीज बोल रही है कि बांग्लादेश आ जाएगा, तो दैट मींस उनके हाथ पैर फूल चुके हैं, दे ऑलरेडी बिकम द जोकर्स। अभी वो पछता रहे होंगे शायद कि यार हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी, हमने ऐसा क्यों बोला, अभी ये लोग इस चीज को लेकर पछता रहे होंगे, क्योंकि जब अचानक से बांग्लादेश का नाम आ जाता है कि बांग्लादेश आ जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर, भाई आपकी तो फुसकी बम निकल गया भाई, आप तो फुसकी बम निकले प्रो। आईसीसी तुम्हारा मोटा दिमाग, ठीक है, आईसीसी का शातिर दिमाग, फर्क तो है ना भाई। अगर तुम गेम खेलना चाहते हो, है ना, अगर तुम पब्लिकली ब्लैकमेल करना चाहते हो आईसीसी को, आईसीसी ऐसे करेगा तुम्हें ब्लैकमेल। आईसीसी, अरे ब्रो ऐसे थोड़ा ना वो आईसीसी है, तुम एक बोर्ड हो जो एक कंट्री चलाते हैं, ठीक है, आईसीसी 110 कंट्रीज चलाता है, 110 से भी ज्यादा, 110 प्लस मेंबर्स कंट्रीज भाई। तो तुम खुद सोचो ना, तुम थोड़ा सा मतलब लिटरली ब्रो यू आर लुकिंग लाइक अ क्लाउन इन हरकतों की वजह से। चलो भाई होगी इनकी बातचीत, इस पे मैंने बहुत सारी बात ऑलरेडी पहले भी करी थी, बट स्टिल यार मेरे को हंसी आई जब मैंने ये स्टेटमेंट, ये मैंने पढ़ा ना, ये चीज हिंदुस्तान टाइम्स ने जो छापी, ये जब चीज मैंने पढ़ी ना भाई, लिटरली ब्रो एक टाइम के लिए ना हंस रहा था भाई, मैं हंस रहा था भाई। क्या गेम करा आईसीसी ने, क्या गेम खेला आईसीसी ने, आईसीसी ने पिक्चर बना दी भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, बिना वर्ल्ड कप से पहले एब्सोल्यूट सिनेमा, वर्ल्ड कप से पहले एब्सोल्यूट सिनेमा बना पड़ा है। और करो ड्रामे, कर लो ड्रामे,
और खेलो विक्टिम कार्ड। हमेशा यही तो रोना है पाकिस्तान का जी, हमें ना इंडिया माल देगा, हमें इंडिया माल देगा इंडिया। अब आईसीसी भी मारेगा तुम्हारी, लो मार भी रहा है वो तुम्हारी, तसल्ली से मार रहा है। चलो अब न्यूजीलैंड वाला प्रीव्यू शुरू करें, इंडिया न्यूजीलैंड वाला। थोड़े से रिकॉर्ड्स देख लेते हैं वहां के, फिर हम जल्दी से चालू करते हैं। मैच है विशाखापट्टनम में भाई, हम सबको पता है चौथा T20 अब हम खेलने वाले हैं। एंड इंडिया एक एवरेज क्रिकेट भी खेलेगी तो 4-0 हो जाएगा, ठीक है, जिस हिसाब की न्यूजीलैंड की हालत लग रही है। बट अगेन न्यूजीलैंड अब अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, न्यूजीलैंड अपना कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर आ रहा है जो एक एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। न्यूजीलैंड लेकर आ रहा है जिमी निशम को, जो ऑलरेडी ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो अभी तक हमें जैक फॉक्स दिखा रहा था, इनका एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था ना जैक फॉक्स, जो उतना ज्यादा बेहतर हमको दिखाई नहीं दिया। अब इनके पास आ जाता है जिमी निशम उसकी जगह, जो एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है अपने साथ, ठीक है। अब इनके पास एक और आ जाता है फिन एलन, जो इनका टॉप का ओपनर है, ठीक है भाई। इससे बेहतर ओपनर न्यूजीलैंड के पास अभी नहीं है, चाहे हम डेविन कॉनवे कुछ भी बात करें, ये ठीक है ओडीआई के अंदर आप टॉप के होंगे, लेकिन T20 के अंदर फिन एलन वो जगह बना चुका है, तो वो भी आ रहा है। एंड द बेस्ट थिंग फिन एलन को लेकर, फिन एलन 42 की एवरेज से रन्स करके आ रहा है बिग बैश लीग के अंदर, तोड़ फोड़ मचाकर आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज और मिल जाती है उसको, 2 मैचेस इंडिया के अंदर मिल ही गए एट द एंड, 2 मैचेस मिल ही गए। जो हम बात कर रहे थे कि टिम सिफर्ड और इसको मैचेस नहीं मिल रहे हैं, है ना, अब आपको मैचेस मिल रहे हैं इंडिया के अंदर। तो कंडीशंस दिमाग में फ्रेश होंगी जब आप वर्ल्ड कप के लिए जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल की पिच किस तरीके की होगी भाई, ओके। एक तो यार समझ नहीं आता, हम एवरेज टोटल तो देखते हैं, चलो ठीक है 200 भी बनते हैं उस पर, ऐसी नहीं, हमने देखा है 200 पहले भी बने, ऐसे भी बने हैं ना, लेकिन इंडिया कुछ अलग ही कारनामे कर रही है। इंडिया हिस्ट्री रच देती है हर एक मैच के अंदर, है ना। 15 ओवर के अंदर चेस कर देती है यार, है ना, फिर 10 ओवर के अंदर चेस कर देती है। सोचो इससे पहले 9.4 ओवर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 150 प्लस चेस किया था, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। इंडिया ने 10 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 150 प्लस चेस कर दिया। अब ये हिस्ट्री नहीं है तो क्या है भाई, है ना। अब इसके अंदर हम क्या बोलें, तो लेकिन मैं तो देखो, मैं तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो लेकर आता हूं, है ना भाई, वो रिकॉर्ड्स लेकर आता हूं मैं, ठीक है भाई। तो मेरे को उस चीज के ऊपर मेरे को जूते चप्पल मत मारना उस चीज के लिए भाई, मेरा काम है रिकॉर्ड्स दिखाना, वो तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है भाई। अब यहां पर इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स कुछ इस तरीके से हैं भाई। पिच कहां गया इनका, पिच यार, ढूंढ रहा हूं पाजी, पिच ढूंढ रहा हूं यार, पिच नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, पिच का करेक्टर कुछ इस तरीके का रहेगा, ओके। विशाखापट्टनम का पिच कुछ इस तरीके का भाई, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं अच्छे से इस पिच के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बढ़िया तरीके से। आप भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना और मेरा साथ देना भाई। चलो भाई। और हाँ भाई, जिसने वेस्ट इंडीज का स्क्वाड को पूरा हमने जो डीपली डाइव लगा के एनालिसिस किया वेस्ट इंडीज का स्क्वाड, प्लीज आप लाइव को स्टार्टिंग से जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। हमने एक एक प्लेयर के बारे में अच्छे से बात करी है, करीबी से बात करी है, ठीक है, बढ़िया तरीके से बात करी है, और बाद में हमने रेटिंग भी दी है वेस्ट इंडीज के स्क्वाड को। तो कल के मैच जो है विशाखापट्टनम पे, ये थोड़ा सा स्लोइस्ट बैलेंस T20I पिच है, ओके, दैट जनरली फेवर स्पिनर एंड वेरिएशंस रेदर देन आउटराइट पेस, ओके, while still being competitive for better if they adapt to the tempo, okay, ठीक है। General pitch behavior in T20 is the surface tends to be slower and slightly slow bouncing, थोड़ा सा low bounce रहेगा, थोड़ा सा surface slow रहेगा, ऐसा बता रही है पिच, which makes timing harder and reward controlled पावर हिटिंग। यस, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट क्रिकेट खेलोगे, थोड़ा सा कंट्रोल पावर हिटिंग करोगे, तो बढ़िया आपको रिवॉर्ड मिल सकता है यहां पर, लेकिन यहां पर टाइमिंग इशू थोड़ा बहुत रहेगा। तो वक्त बिताओ पिच के ऊपर, है ना, तो आपको रन्स यहां पर मिल रहे हैं। थोड़ा सा स्मार्ट क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा यहां पर, लेकिन रन्स यहां पर हैं। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हो, यहां पर रन्स आपको मिल रहे हैं। हिटिंग एंड प्लेसमेंट रेदर देन ब्रूट फोर्स, ओके, ठीक है, मतलब ये मतलब वही है कि हिटिंग एंड प्लेसमेंट पे थोड़ा सा रहो, रेदर देन ब्रूट फोर्स, मतलब कि ज्यादा ऐसे पावर जनरेट करने पे ज्यादा मत जाओ, टाइमिंग इशू हो सकता है, ठीक है।
लेकिन स्टिल अगर आप प्लेसमेंट एंड पावर हिटिंग, नॉर्मल पावर हिटिंग, कंट्रोल पावर हिटिंग एंड प्लेसमेंट पे जाओगे तो यहां पर आपको रन्स मिल रहे हैं। स्पिनर यूजुअली डोमिनेट्स द मिडल ओवर्स। मिडल ओवर्स के अंदर स्पिनर्स जो है थोड़ा बहुत डोमिनेट करेंगे, स्पेशली एज द पिच सेटल्स एंड ग्रिप इंक्रीज। फास्ट बॉलर रिलाई मोर ऑन कटर्स, स्लोअर बॉल्स एंड यॉर्कर्स देन आउट। ये क्या लिखा है भाई? आउटराइट पेस। मेरे को छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। ओके सही है भाई, ठीक है भाई। पेस बॉलर्स किस चीज पे रिलाय करते हैं ना, सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं भाई। ओके, अब हम बढ़ते हैं कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर, यहां पर किस तरीके के रिकॉर्ड्स हैं टीम के। ओके भाइयों, मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूं सारे, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, मैं फटाफट से रिकॉर्ड दिखा देता हूं। अब यहां पर है एवरेज टोटल इस ग्राउंड पे कितना रहता है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं भाई। 148 फर्स्ट इनिंग, 139 एंड यहां पर 215 बना था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में। ये बनाया था बाय इंडिया, नहीं यार ये बाय इंडिया नहीं है, ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था यार। ये 215 यहाँ पर हाईएस्ट चेज, ये कैसे, मेरे ख्याल से ये बात का वो तो नहीं देख रहा यार मैं। यहाँ पर हाईएस्ट चेज 209 है भाई, 215 कहाँ है यहाँ? हाईएस्ट चेज 209 है। इंडिया ने किया था 209 रन। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने जो है, और लोएस्ट टोटल यहाँ पर श्रीलंका ने 82 किया था। अगर मैं टोटल की बात करूँ, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ा सा। 215 शायद ये इंडिया ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने करा था 215 शायद, और वो मैच हम शायद हारे थे, है ना। यहाँ पर एक मैच इंडिया हारा है, और एक मैच इंडिया हारा है किससे भाई? रुको यार, ये पहले बंद करता हूँ। एक मैच इंडिया हारा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से। 4 मैचेस इंडिया ने यहाँ पर खेले हैं। 3 मैचेस इंडिया जीता है, साउथ अफ्रीका से जीता है, श्रीलंका से जीता है और ऑस्ट्रेलिया से जीता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने इसी ग्राउंड के ऊपर जो हमने बोला था ना कि 209 पहले चेज हुआ था जब, अभी न्यूजीलैंड के साथ हमने 209 15 ओवर के अंदर चेज किया, वैसे ही इंडिया ने 209 चेज किया था इस ग्राउंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने 208 किए थे भाई। ओके, ये कहानी है, याद नहीं आ रहा मुझे। 2019 में तो हम पेले गए थे यहाँ पर, इतना मुझे याद है। 2019 में हम पेले गए थे यहाँ पर। चलो ठीक है भाई, ये हमने देख लिया। अगला है भाई पावर प्ले से यहाँ पर कैसे रन्स बनते हैं, पावर प्ले टू एंड तक, डेथ ओवर्स तक किस तरीके से रन्स का फ्लो चलता है पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग के अंदर। इस पर आप एक खुद ही नज़र मार लो बढ़िया तरीके से भाई। ओके, और अगर मैं रीसेंट मैचेस की बात करूँ तो हाँ रे, ये है ना रीसेंट मैच, रुको भाई यहाँ पर पता चलेगा हमको। हाँ रीसेंट मैच यहाँ पर, हाँ इंडिया ने 209 पर 8 था, चेस कर लिया था। बताओ, ये है मेरे ख्याल से हाईएस्ट चेज यार इस ग्राउंड पे। वो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ करा होगा 215 वाला शायद। बाकी इंडिया साउथ अफ्रीका का भी यहाँ पर मैच हुआ। इंडिया ने 179 किया था, 131 पर ऑल आउट हो गया था साउथ अफ्रीका। तो ये हैं कुछ रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड के भाई। बढ़िया है यार। बाकी यार इंडिया जिस टेम्पलेट से क्रिकेट खेल रहा है ना, ये राक्षसों की सेना लग रही है, सीधी बात है यार। ये लोग इंसान थोड़ना है, ये लोग राक्षस बने पड़े हैं सारे के सारे। ये सबसे बड़ा राक्षस हमारा अभिषेक शर्मा, और ये ईशान किशन कम राक्षस है, छोटा सा दिखता है, पता नहीं क्या चीज़ें लेकर आए अपने साथ, नेक्स्ट लेवल चीज़ें लेकर आया। ये सूर्य कुमार यादव दानव रूप के अंदर वापस आ गया अपने, ये अलग दानव बना पड़ा है ना। हार्दिक पांड्या ये तो है ही मिस्टर स्वैग, ये तो दानवों को इसकी एक अलग, इसने एक अलग संस्था बना रखी है अपनी दानवों की, ये अलग रूप है इसका। ये छक्का मारता है, किलसाता अलग है अपने एक्सप्रेशन से। छक्का मारेगा, एक्सप्रेशन ऐसे देगा, बॉलर किलस जाए, छक्का मारता है, बॉल को नहीं देखता, पीछे चला जाता है, बॉलर को डबल किलसाता है। ये अलग लेवल का, इसका ये बंदा ही अलग है ये भाई। ये तो इसने अलग ही फैन फॉलोइंग अपनी बना रखी है कसम से भाई। मैं तो कभी कभार कॉपी करता हूं यार हार्दिक पांड्या के एक्सप्रेशंस को भाई, इतना जेन्युइन लगता है मेरे को ये बंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे हमारा रिंकू भाई एक नंबर भाई, सारे के सारे दानव, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेट्स गो ब्रो। अगला मैसेज मैं पढ़ लेता हूं। अब मैं जा रहा हूं मैसेजेस पढ़ने भाई। और न्यूजीलैंड कल आएगा, थोड़ा सा मजा भी है ना। कल थोड़ी सी फुल स्ट्रेंथ टीम होगी न्यूजीलैंड की, है ना। और हम लोग वैसे भी अपना ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा हमने यार बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट्स हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करे हैं। हमने अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ट्राई करे हैं। हमने अर्शदीप को साथ में खिलाकर देख लिया, हमने हर्षित बुमराह को साथ में खिलाकर देख लिया, हमने अर्शदीप बुमराह को साथ में खिलाकर देख लिया, है ना। तो हमने तीनों कॉम्बिनेशन अपनी फास्ट बॉलिंग के ट्राई कर चुके हैं। ठीक है भाई, बढ़िया है, एक नंबर है। कल एक कॉम्बिनेशन ट्राई करो, ईशान किशन और अभिषेक को ओपन करवा दो,
अगर संजू सैमसन को आपको मन है मौका देने का और दे सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टिल हमको वर्ल्ड कप से पहले ओपनिंग चाहिए। ईशान किशन अभिषेक शर्मा की तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फीलिंग आ रही है वर्ल्ड कप के अंदर ओपनर्स हमारे ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा ही होंगे। सीधी बात है भाई, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है ब्रो कि हाँ लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। अरे ब्रो रहने दो यार प्लीज यार, है ना यार, बहुत ठीक है, होता है थोड़ा सा, बॉलर्स को अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है, मैं सारी बात समझ रहा हूँ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के अंदर, बट स्टिल यार इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जिस हिसाब का इंडिया गेम खेल रहा है। ये नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं भाई, नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं। ये दोनों दानव चढ़ जाएंगे ऊपर ओपनिंग पर ही, है ना, एक छोटा एक बड़ा, ओ माय गॉड क्रेजी, नेक्स्ट लेवल। जो छोटा है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो बड़ा है वो कम एक्सपीरियंस है, लेकिन दोनों के दोनों दानव, एक नंबर दानव, बढ़िया वाले दानव, है ना। बट स्टिल अगेन ज्यादा मैचेस अभिषेक ने खेले मेरे ख्याल से ईशान किशन से T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस्ड ज्यादा है अभिषेक शर्मा हो जाता है। चलो भाई अब मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं ब्रो।